हम करेंगे समास का टॉपिक। समास हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे, तो उससे पहले समास से संबंधित कुछ विशेष चर्चा है वो आपको बता देता हूँ। ये चर्चा आपको एक बार ध्यान से सुननी है और इनको समझना है ताकि समास जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सकें। तो देखिए, सबसे पहले समास शब्द का अर्थ या समास का अर्थ। जो समास शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी कि छोटा करना। संक्षेप में कोई चीज़ बतानी हो उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है गागर में सागर। गागर क्या होता है? घड़ा, और घड़े के अंदर सागर। सागर क्या हो गया? विशाल। घड़ा क्या हो गया? छोटा। तो बड़ी चीज़ को छोटा करना, संक्षिप्त करना क्या कहलाता है? समास। तो ये समास शब्द का अर्थ है। इसके बाद हम करेंगे समास से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, समास, समस्त पद और समासिक शब्द, ये तीन शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। समास का अर्थ संक्षिप्त करना, छोटा करना। समस्त पद, जब हम किसी 2, 3, 4 पदों को या एक पंक्ति को हम समासिक शब्द में बदलते हैं, उस पूरे पंक्ति को, उस पूरे पद को क्या कह देते हैं? समस्त पद कह देते हैं। जैसे यहाँ आप लिख सकते हो रा के लिए खर्च। अब ये क्या हो गया? ये पूरी पंक्ति हो गई। रा के लिए खर्च, ये 4 शब्द हो गए। अब इसको क्या करेंगे? संक्षिप्त करेंगे, यानी इसको क्या बोलेंगे? समस्त पद। इसको क्या बोलेंगे? समस्त पद, सारे पद। और इसका क्या करेंगे? समासिक शब्द बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? रा खर्च, रा खर्च। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका समासिक शब्द या समास। और ये क्या हो गया था? पूरा ये हो गया था आपका समस्त पद। ये समस्त पद हो गए थे, ये समासिक शब्द हो गया जो इससे बना है। इसमें जो विभक्तियाँ थी वो विभक्तियाँ लोप हो गई और क्या बन गया? रा खर्च। यानी ये बड़ा क्या हो गया? सागर हो गया। इसको क्या भर दिया? गागर में, यानी घड़े के अंदर डाल दिया। रा खर्च, ये छोटा संक्षिप्त रूप हो गया। आ गया समझ में? इसके बाद आता है समास का विग्रह। जब हम इस शब्द को, यानी कि समास या समासिक शब्द को विग्रह करेंगे, खंड खंड करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? विग्रह कहेंगे। जैसे मैंने यहां लिख दिया बनवास, बनवास। ये क्या हो गया? ये हो गया समासिक शब्द। अब इसका क्या करेंगे? विग्रह। विग्रह करेंगे मतलब इसको तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? बन में वास, ये हो गया। इसी तरह से लिख देते हैं हम राजकुमार। ये क्या हो गया? समासिक शब्द है, समास है। इसका क्या करेंगे? विग्रह। विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का कुमार, राजा का कुमार। ये क्या हो गया? विग्रह हो गया। अब छोटी कक्षाओं में 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के अंदर प्रश्न इसी तरह से आते हैं। आपको शब्द दे दिया जाएगा, इन निम्न शब्दों का विग्रह करिए और समास का नाम लिखिए। आप इसको, ये शब्द मिलेगा, इसमें आप विग्रह करोगे वन में वास, और इसका समासिक, समास का जो नाम है, किस समास में है ये, वो दे दोगे। जैसे वन में वास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है, उसमें आ जाएगा। राजा का कुमार, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजकुमार, ये शब्द मिलेगा। बनवास मिलेगा। इसको विग्रह करके समास का नाम बताना है। तो ये हो गया आपका समास का विग्रह। अब समासिक शब्द में पद, इसके अंदर पद क्या होते हैं? 2 होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। कितने पद होते हैं? 2, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे ये पूर्व पद हो गया और ये क्या हो गया? उत्तर पद हो गया। ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया। तो ये क्या होते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? समासिक शब्द या समास का निर्माण करते हैं। इसके बाद चौथा चर्चा क्या है, मुख्य बात क्या है? समासिक शब्द में हमेशा पहले स्त्रीलिंग शब्द का आना। स्त्रीलिंग क्या? शब्द का आना। जैसे सीता राम, आपको बोर्ड पे दिख रहा है सीता राम,
तो राम सीता नहीं आएगा, राम सीता ये आपका नहीं आएगा, सीता राम, राधा कृष्ण, ऐसे हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द है वो पहले आते हैं और पुल्लिंग शब्द है वो बाद में आते हैं। ये भी एक इसका नियम ही है समास का। इसके बाद समास में शब्दों का निर्माण। समास 3 तरह से बनते हैं, या समास शब्द है वो 3 तरह से बनते हैं। तत्सम प्लस तत्सम, यानी कि पूर्व पद भी तत्सम और उत्तर पद भी तत्सम, दोनों तरफ तत्सम और तत्सम शब्द जो आपस में नज़दीक आते हैं तो नए शब्द का निर्माण होता है, उसको समास कहते हैं। दूसरा तद्भव प्लस तद्भव, यानी दोनों तरफ पूर्व पद भी तद्भव उत्तर पद भी तद्भव, यानी तद्भव में तद्भव शब्द मिलते हैं तो वो नया शब्द का निर्माण करता है। तीसरा है विदेशी प्लस विदेशी, यानी विदेशी शब्द और विदेशी शब्द दोनों आपस में मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो 3 तरह के शब्द बनते हैं, तत्सम प्लस तत्सम, तत्सम प्लस तद्भव, तत्सम प्लस तत्सम, दूसरा तद्भव प्लस तद्भव, और तीसरा विदेशी प्लस विदेशी। कुछ अपवाद भी हैं, कुछ और शब्द मिल जाते हैं, जैसे तत्सम के बाद तद्भव मिल जाता है, तद्भव के बाद विदेशी मिल जाता है, कुछ ऐसे शब्द भी मिल जाते हैं। फिर है समास की परिभाषा। अब समास की परिभाषा हम नीचे बोर्ड में जगह कम है, हम ऊपर दोबारा से इसको करेंगे। समास की परिभाषा, नीचे जगह कम थी अब मैंने इसलिए यहाँ लिख दी है। समास की परिभाषा, आपको प्रश्न ये आए कि समास किसे कहते हैं, तब जो बोर्ड पर लिख रखा है इसको छोड़कर बाकी ये यहाँ तक और फिर ये उदाहरण देने हैं। तो समास की परिभाषा लिखनी है, परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास। परस्पर संबंध रखते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्द होंगे, उनका आपस में मेल होकर जो नया सार्थक शब्द बनेगा, जिसका निर्माण होगा, उसको क्या कहेंगे, समास कहेंगे। तो आपको इतना याद रखना है। मैंने यहाँ एक बार दोबारा लिखा है, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर नए सार्थक शब्द का निर्माण, अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर क्या करते हैं, नए सार्थक शब्द का, सार्थक मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, उसको सार्थक कहते हैं। अगर सार्थक शब्द नहीं बन रहे हैं, निरर्थक शब्द बन रहे हैं, तो वहाँ समास नहीं होगा। तो आपको ये परिभाषा देनी है, इतनी यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये परिभाषा देनी है। और फिर ये जैसे उदाहरण दे रखे हैं मैंने, नए शब्द का निर्माण कैसे हो रहा है, सार्थक शब्द, जैसे 10 है आनंद जिसके, तो क्या हो जाएगा, दशानन। 10 है आनंद जिसके, 10 आनंद मतलब सिर, 10 सिर किसके होते हैं, रावण के, दशानन, ये रावण की क्या होगी, विशेषता हो गई। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। लंबा है उदर जिसका, अब उदर लंबा किसका है, पेट किसका है, गणेश, क्या आ जाएगा, गणेश। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका क्या हो जाएगा, लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश जी को। महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, पूर्व पद उत्तर पद, क्या हो जाएगा, महात्मा, महात्मा। राजा की रानी, राजा की रानी, राज रानी, क्या हो जाएगा, राज रानी, राजा की रानी, राज रानी, अर्थात महारानी कह सकते हो। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। आप इसको ऐसे ही आएगा आपका। समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो समास की ये परिभाषा देनी है और फिर ये उदाहरण देने हैं, आपका 1 नंबर पक्का हो गया। कंपटीशन एग्जाम के अंदर दशानन आ गया, दशानन देकर नीचे पूछ लेंगे कि निम्न शब्द के अंदर कौन सा समास है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो दशानन है, आप समझ जाएंगे बहुव्रीहि समास है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाए। समास के भेद, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद माने जाते हैं। ये हिंदी भाषा के अंदर 4 भेद माने जाते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर। तो जब भी आपसे ये पूछे कि समास के कितने भेद हैं, तो पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भेद हैं। वैसे कितने हैं, 6 भेद हैं। तो संस्कृत के अंदर कितने भेद माने गए हैं, 6 भेद माने गए हैं। लेकिन हिंदी में पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भेद हैं। जब भी ये पूछे पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भेद, और वैसे कितने भेद हैं, 6।
तो पदों की प्रधानता के आधार पर कैसे हैं देखिए। प्रथम पद प्रधान, जिस समासिक शब्द का या समास में पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे, अविभाव समास। पहला पद को अवयव होता है और बाकी जो पूरा पद होता है वो अवयव का काम करता है, तो अविभाव समास कहते हैं। इसको विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे, जैसे यथाशक्ति है, यथासंभव है, यथाशक्ति, यथासंभव, रात दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक, हर एक, ऐसे इसके उदाहरण हो जाएंगे। दूसरा पद प्रधान, जिस समासिक शब्द या समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। हिंदी के अंदर कर्म, दायरे और दिगु को इसी के उपभेद माने गए हैं। संस्कृत में इनको अलग माना जाता है, कर्म और दिगु को, तब ये 6 हो जाते हैं। हिंदी भाषा के अंदर पदों की प्रधानता के आधार पर दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास होता है, तो उसको भी कर्म, धार्य और दिगु को भी इसके उपभेद माने गए हैं, क्योंकि इन समास दोनों में, कर्म, धार्य में और दिगु में भी क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इसलिए तत्पुरुष समास के उपभेद के रूप में इसको हिंदी के अंदर गिना जाता है। इसके बाद दोनों पद प्रधान, जिसके दोनों पद प्रधान, जिस समास या समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो उसको क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, भाई बहन, रात दिन, पाप पुण्य, कृष्णा अर्जुन, इस तरह से ये हो जाएंगे आपको। फिर है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। क्या कहते हैं उसे, बहुव्रीहि समास। जैसे अभी मैंने करवाया था दशानन, लंबोदर, श्वेतांबर, पीतांबर, नीलकंठ, ऐसे शब्द इसके माने जाएंगे। तो संस्कृत के अंदर मैंने लिख रखा है अलग से, संस्कृत में नोट कर लें, विशेष बच्चे जो हैं, संस्कृत में 6 भेद माने गए। हिंदी के अंदर पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भेद माने गए हैं। 4 क्यों माने गए हैं, क्योंकि कर्म, धार्य, दिगु समास को हिंदी भाषा के अंदर तत्पुरुष समास के क्या भेद, उपभेद माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं उपभेद, इसलिए माने जाते हैं कि कर्म और दिगु दोनों समास के अंदर तत्पुरुष समास की भांति दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। अविभाव समास पहला समास है, प्रथम पद जिसका प्रधान होता है। और जिस समास का पहला पद प्रधान हो तथा समस्त पद अवयव का काम करे उसे क्या कहेंगे, अविभाव समास। नीचे इसके उदाहरण हैं, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, भर पेट, पेट भर कर, प्रतिदिन, हर एक दिन, प्रत्येक, हर एक, आमरण, मरण पर्यंत, यथासंभव, यथाशक्ति, जीवन पर्यंत, निडर, ये सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो जब भी आपका ये आए अविभाव समास किसे कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये परिभाषा और ये उदाहरण आपको देने हैं, आपके नंबर पक्के हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों आगे देखिए, दूसरा आपका समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, अब तत् का मतलब होता है वह, तत् का अर्थ क्या होता है, वह, और पुरुष का मतलब पुरुष हो गया, तो वह पुरुष यानी कि दूसरा। इस नाम से पता चल जाता है दूसरा, यानी पहला नहीं दूसरा। तत् का मतलब वह, पुरुष का मतलब पुरुष, वह पुरुष यानी पहला नहीं दूसरा पुरुष। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जिस समास का दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा समस्त पद में प्रथम व अंतिम, प्रथम यानी कि पहला और अंतिम, कारक की विभक्ति के अलावा समस्त कारकों की विभक्ति का लोप पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो अब इसके लिए, ये तो होगी इसकी परिभाषा, ये आपको याद करनी है। अब इसके लिए आपको ये कारक आने आवश्यक हैं। कारक आएंगे तो तत्पुरुष समास आप चुटकी में कर सकते हो। कारकों की संख्या कितनी होती है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कारक हो गए। क्या कहा गया परिभाषा में, प्रथम व अंतिम। तो प्रथम अंतिम को काट दो, पहला कट गया, पहले की जरूरत नहीं है, आखिरी कट गया, आखिरी की जरूरत नहीं है। शेष समस्त कारकों के अलावा समस्त कारक, यानी कि बाकी तो ये आपके रह गए 1 2 3 4 5 और 6, इन कारकों में विभक्ति का क्या पाया जाएगा, लोप पाया जाएगा।
कर्म विभक्ति का लोप, करण विभक्ति का लोप, संप्रदान विभक्ति का लोप, अपादान विभक्ति का लोप, संबंध विभक्ति का लोप, अधिकरण विभक्ति का लोप। तो इनसे संबंधित क्या होगा? आपका तत्पुरुष समास होगा। कैसे होगा? झट से आपको आ जाएगा और इसकी पहचान भी साथ के साथ ही हो जाएगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, ताकि आप इसको सही ढंग से कर सको। ये इसके कारकों से संबंधित ये आपकी परिभाषा हो गई। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये तो हो गए कारक और ये हो गए इनके सामने विभक्तियां। तो परिभाषा के हिसाब से पहला और अंतिम हमने काट दिया, उनकी हमें जरूरत नहीं है, बाकी हमारे रह गए। कर्म कारक, कर्म कारक की विभक्ति क्या होगी? को। तो इससे संबंधित उदाहरण देखिए, जैसे ग्रामगत, क्या आ जाएगा? विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गांव, ग्राम को गत। इसी तरह से और लिख लेते हैं, सौरग प्राप्त, या सौरग वास, सौरग वास भी लिख सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा? सौरग को वास, सौरग को प्राप्त। अब कौन सी विभक्ति का लोप हो गया इसमें? को। कहाँ है? ग्राम को गत, सौरग को वास, सौरग वास। तो कोई व्यक्ति का तो कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा इसमें? कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। बच्चे क्या करते हैं? आमतौर पे गलती कर देते हैं, सीधा तत्पुरुष समास कर देते हैं। ग्रामगत है, तत्पुरुष समास कर दिया। ऐसे नहीं करना, कर्म तत्पुरुष समास। प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न दो तरह से आ जाता है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो तत्पुरुष समास लिखा, सौरग प्राप्त, ग्रामगत या अन्य कोई उदाहरण है वो लिखा, 2 एग्जाम्पल दे दिए, आपके 2 नंबर पक्के हो गए। दूसरा कैसे आता है? समास का विग्रह करिए। आपको दे दिया ग्रामगत, सौरग प्राप्त दे दिया, इसका विग्रह करना है। तो विग्रह क्या करोगे? विग्रह करके नाम लिखोगे ग्राम को गत, नाम क्या लिखोगे? कर्म तत्पुरुष समास। तब आपका 1 नंबर पक्का होगा। ये 10th +2 ध्यान से देख लीजिएगा। ग्रामगत शब्द आ गया, विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो ग्राम को गत ये लिखकर फिर क्या लिखना है आगे? कर्म तत्पुरुष समास। तब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। कंपटीशन एग्जाम में कैसे आता है? ग्रामगत शब्द दे दिया, नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे कि निम्न लिखित शब्द के अंदर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, अविभाव समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है। तो आप ग्रामगत, आप देखिए ग्राम को गत, कोई व्यक्ति का लोप है, पता चल गया कौन सा है? तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास के टिक मार्क कर दोगे। वहाँ 2 तरह से हो सकता है, कर्म तत्पुरुष समास हो सकता है या खाली तत्पुरुष समास भी हो सकता है। अब देखिए करण, करण से और के द्वारा 2 विभक्तियां होती हैं। से का उदाहरण भी है और के द्वारा भी आ जाता है। 2 विभक्तियां होती हैं। जैसे से लिख दिया मैंने, तुलसी कृत, तुलसी कृत, तुलसी कृत। एक लिख देता हूं हस्तलिखित, हस्तलिखित। अब देखिए तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा लिखित या रचित। ठीक है, तुलसी के द्वारा हो गया। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हाथ से लिखित। तो कौन सी विभक्ति है? के द्वारा विभक्ति का लोप आ गया और से विभक्ति का लोप आ गया। कौन सा समास हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? करण करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष
समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऊपर देखिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ, नीचे जगह कम है, परिभाषा मैं साफ कर देता हूँ, ये आपने लिख ली होगी। करण के बाद संप्रदान, कौन सा हो गया? संप्रदान। संप्रदान की विभक्ति क्या होगी? के लिए। विभक्ति क्या होगी? के लिए। दिख रहा है ना बोर्ड पर? दिख रहा है ना बोर्ड पर? के लिए। संप्रदान की विभक्ति क्या होगी? के लिए। रा खर्च, ये शब्द हो गया, ये समास है। अब इसका विग्रह करेंगे तो विभक्ति बाहर आ जाएगी। रा के लिए, रा के लिए खर्च, रा के लिए खर्च। रसोई घर, प्रयोगशाला, ये शब्द हो गए। रा के लिए खर्च, रा खर्च में, रसोई घर में, प्रयोगशाला में कौन सी विभक्ति का लोप मिलेगा? के लिए। के लिए किसकी विभक्ति है? संप्रदान। किसकी है? संप्रदान। तो रा के लिए खर्च, तो रा खर्च में, रसोई घर में, प्रयोगशाला में कौन सा समास हो जाएगा? संप्रदान विभक्ति का लोप है, तो संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। बहुत ही आसान है। अब अगला लीजिए, अपादान। अपादान मतलब से, अपादान मतलब से अलग होना, अपादान से अलग होना। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, वृक्ष से पत्ता गिरा, वृक्ष से पत्ता गिरेगा, वृक्ष से पत्ता क्या हो जाएगा? अलग, विच्छेद हो रहा है। ध्यान रखना, से दो बार आ रहा है, करण में से आ रहा है या से के द्वारा, इसमें क्या है? जुड़ा हुआ है, के द्वारा हो रहा है। इस अपादान का मतलब से मतलब ए लगाओ, अलग होना। वृक्ष से पत्ता गिरना, या फिर गंगा नदी हिमालय से निकलती हैं तो अलग हो रही हैं, वहाँ क्या हो जाएगा? अपादान। तो अपादान की देखिए हम क्या करते हैं, ऋण मुक्त लिख देते हैं। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त लिख दिया। पद च्युत लिख देते हैं, पद च्युत। ऋण मुक्त क्या हो जाएगा? ऋण, विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? ऋण से मुक्त। पद च्युत मतलब पद से हटना, पद से च्युत यानी पद से हटना या पद से त्यागना, पद त्याग, पद से त्याग। पदच्युत क्या होता है? पद से त्याग। तो क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है, अलग हो रहे हैं। तो अलग हो रहे हैं, कौन सी विभक्ति है? अपादान। तो समास कौन सा हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, ये हो गया। इसी तरह से इसमें भी पद से विभक्ति का लोप है, पद से त्याग, तो अपादान के विभक्ति का लोप है, तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब आगे देखिए, संबंध। संबंध की विभक्ति क्या बताई थी? का, के, की। कौन सी विभक्ति बताई थी? का, के, की। तो ऐसे शब्द इसमें संबंध कारक की विभक्ति का लोप पाया जाएगा, जैसे राजकुमार, राजकुमार। तो राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार। कौन सी विभक्ति का लोप है? का। इस शब्द में कौन सी विभक्ति का लोप है? ये तो समास हो गया, ये विग्रह हो गया। विग्रह करते ही क्या होगी? विभक्ति हमारे सामने आ गई। का विभक्ति का लोप है। का किसकी है? संबंध की। का के की संबंध का है, तो क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास।
अब देखिए आगे अधिकरण। अगला अधिकरण। अधिकरण कारक है विभक्ति में पर। विभक्ति में पर, ऐसे शब्द जिसमें में और पर विभक्ति का लोप पाया जाता है। तो कौन सा है? जैसे वनवास, घुड़सवार, वनवास, वन में वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, में विभक्ति है किसकी? अधिकरण की। पर विभक्ति किसकी है? अधिकरण की। तो दोनों, ये क्या हो गया? समास या समासिक शब्द हो गया। ये विग्रह, विग्रह करते ही क्या हुई? विभक्ति हमारे सामने आ गई। तो किसकी विभक्ति है? बस ये जानना है विभक्ति किसकी है। अधिकरण की है तो क्या हो जाएगा? अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। ये क्या हो गया? अधिकरण तत्पुरुष समास। क्यों हो गया? क्योंकि में विभक्ति का लोप था। तो ये है तत्पुरुष समास के 6 भेद। किसके आधार पे है? कारक की विभक्ति आपको याद होनी चाहिए, कारकों के चिन्ह आपको याद होने चाहिए। इसके बाद तत्पुरुष समास आसानी से आप कर सकते हो। कारक कौन से हैं? प्रथम और अंतिम को छोड़ना है। कर्म विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति को, जिन शब्दों में को विभक्ति का लोप मिलेगा, कर्म तत्पुरुष समास। करण विभक्ति का लोप मिलेगा, करण तत्पुरुष समास। संप्रदान विभक्ति का लोप मिलेगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। अपादान विभक्ति का मिलेगा तो अपादान तत्पुरुष समास। संबंध विभक्ति का लोप मिलेगा तो संबंध तत्पुरुष समास। अधिकरण विभक्ति का लोप मिलेगा तो मेर पर का लोप है तो अधिकरण तत्पुरुष